हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का मिश्रा सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बाबू हार्दिक स्वागत। आज हम शुरू करेंगे। कल हमने जहाँ पे बात ख़त्म की थी तो हमने आपको शुरू में ही बताया हुआ था कि इतिहास सिनेमा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जब कभी भी नया एपिसोड शुरू होता है तो पिछले एपिसोड में क्या क्या दिखाया गया होता है कि उसका हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके आगे विशेष तौर पर बातचीत की जाएगी। अभी तक हम लोगों ने बाबू बाबर पार्ट में देखा, पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने ये देखा कि बाबर के पिता का नाम, बाबर का जन्म, बाबर का भारत पर आक्रमण और बाबर के 4 प्रमुख युद्ध। 4 प्रमुख युद्धों के बाद भारत में मुगल सत्ता मजबूत रूप से स्थापित हो चुकी है। उसके आगे की कहानी हम इस एपिसोड में देखने का प्रयास करें हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज समझने का प्रयास करेंगे। बाबर बाबू अपनी वसीयतनामा तैयार करवाएगा और वसीयतनामा के मुताबिक बाबर विशेष तौर पर अपने जो सबसे बड़ा बेटा है बाबर का, आप सब लोग जानते होंगे, बाबर का जो बड़ा बेटा है उसका नाम क्या है? हुमायूं। बाबर के 4 प्रमुख बेटे हैं। एक का नाम है हुमायूं, दूसरे का नाम है बाबू कामरान, तीसरे का नाम है अस्करी और चौथे का नाम है हिंदाल। ये 4 बेटे हैं और बाबर की एक बिटिया है, आप सब लोग उसका नाम जानते होंगे। बेटी का नाम है बाबू गुलबदन बेगम। क्या नाम है? गुलबदन बेगम। तो अपने वसीयतनामा में बाबर जो अपना सबसे बड़ा बेटा है हुमायूं, इसी को उत्तराधिकारी घोषित करता है। साथ ही साथ हुमायूं से बाबर ने इस बात को बोल रखा है कि विशेष तौर पर जो हमारा साम्राज्य है, हमारी संपत्ति का बंटवारा अपने सभी भाइयों में समान रूप से कर देना। तो हुमायूं एक ऐसा शासक दिखाई देगा जो अपने साम्राज्य को अपने भाइयों के मध्य भी बांटा। शुरुआत में तो इसे हम सभी विशेष तौर पर हुमायूं की इसको सहिष्णु नीति देख सकते हैं, लेकिन आगे चल करके कि ये बंटवारा इसके लिए घातक सिद्ध हुआ। इसीलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने हुमायूं को इस बंटवारे को इसकी गलती मानी है और इसकी एक कमजोरी मानी है। तो हुमायूं को विशेष तौर पर बाबर ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। साथ ही साथ बाबर के जिहाद नारे से विशेष तौर पर इसे कट्टर धार्मिक न कह करके बाबर को बहुत जगह पर धर्म को लेकर के कैसा बताया गया है, तो आप सब बताएंगे। बाबर को यह एक अवसरवादी धार्मिक सोच का व्यक्ति हुआ करता था कि युद्ध में जब कभी भी जरूरत पड़ी तभी ने बाबर ने वो प्रयोग किया है जिहाद का। ठीक है, बाबर की कुछ पत्नियों के नाम देखते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि बाबर की पत्नी का नाम बताएं तो इसकी पत्नी का क्या नाम बता देंगे? पत्नी का नाम है, एक इनकी पत्नी है बाबू, उनका नाम है माहम सुल्ताना। एक पत्नी है बाबू, इनका नाम है मोइनिका। बाबर की एक और पत्नी है जिसका नाम है मुबारिका। बाबर की एक और पत्नी है बाबू जिनका नाम है दिलदार बानो बेगम। बाबर की इतनी पत्नियों के नाम हमने आपको बता दिए। इनमें से सबसे प्रमुख तौर पे जो आपकी परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम होगा, आप माहम सुल्ताना का नाम याद रखेंगे। और माहम सुल्ताना से ही बाबर को एक संतान हुई थी जिसका नाम है हुमायूं। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे विशेष तौर पर बाबर से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि बाबर विशेष तौर पर बाबर की आत्मकथा, यदि आपसे कोई पूछे कि बाबर की आत्मकथा का नाम बताएं तो बाबर की आत्मकथा आप सब लोग जानते होंगे। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी, या तो विशेष तौर पर इसी को हम लोग जानते हैं बाबर नामा के नाम से। यदि बाबर की आत्मकथा का नाम आपसे पूछे तो आप बताइएगा तुजुक ए बाबरी या तो बाबर नामा। दूसरा प्रश्न यहां से बन सकता है बाबू कि तुजुक ए बाबरी की भाषा क्या है। तो बाबर के बारे में कहा जाता है कि बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था, इसीलिए विशेष तौर पर इसकी जो आत्मकथा है तो वो तुर्की भाषा में। इसके अलावा बाबर के बारे में कहा जाता है कि इसने एक नई शैली का जन्म किया, नई शैली को विकसित किया था, नई शैली का विकास किया था, नई शैली को जन्म दिया था। प्राचीन इतिहास में जब कभी भी देखेंगे तो समुद्रगुप्त का बाबू एक शासक मिलेगा गुप्त काल के दौरान, जिसको भारत का नेपोलियन इत्यादि की संज्ञा दी गई है। समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन, और हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख जो है एक चंपू शैली में करा रहा है। चंपू शैली से अभिप्राय है बाबू कि एक ऐसी शैली जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों को साथ लिखा जाए। तो कुछ ऐसी शैली से मिलती जुलती एक शैली दिखाई देगी जिसके विकास का श्रेय प्राप्त है किसको?
बाबर को। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बाबर ने किस नई शैली को जन्म दिया था, तो लिखेंगे बाबर ने नई शैली का विकास किया। बाबर ने नई शैली का विकास किया। यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि कौन सी नई शैली, तो उस ऑप्शन में रहेगा बाबू मुबैयान। कौन सी शैली का विकास किया है? मुबैयान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बाबर से संबंधित आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, बाबर के बारे में कहा जाता है कि यह कविताओं का बड़ा शौकीन व्यक्ति हुआ करता था। बाबर बहुत सारी कविताओं को लिखा करता था। तो अगला प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बाबर की कविताओं के संकलन को क्या कहा जाता? तो बाबर की कविताओं के संकलन को कहा जाता है दीवान। बाबर की कविताओं के संकलन को क्या कहते हैं? दीवान। यदि यहाँ तक की सारी बात क्लियर हो गई हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसके आगे की बात बताते हैं। बाबर से संबंधित जो कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं 12वीं परीक्षा के लिए। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब इसके आगे देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा यदि और बड़ी परीक्षा के लेवल की बात की जाए तो बाबर की ये जो आत्मकथा है, इसके अनुवाद पर विशेष तौर पर जब पीसीएस का मेंस एग्जाम विशेष तौर पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हुआ करता था, तो कुछ कठिन प्रश्न की शैली में वहां पे प्रश्न बनते थे उसके अनुवाद को लेकर के। तो देखने का प्रयास करते हैं बाबर की जो आत्मकथा है। आत्मकथा हमने आपको बताया बाबरनामा। यदि आपसे कोई पूछे बाबरनामा का सबसे सटीक अनुवाद या तो सबसे प्रामाणिक अनुवाद, यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि सबसे सटीक या प्रामाणिक अनुवाद विशेष तौर पर किसका उपलब्ध है, तो आप नाम बताएंगे अब्दुर रहीम खान खाना। ये पूरा नाम लिखा गया है अब्दुर रहीम खान खाना। इनका जो अनुवाद है विशेष तौर पर इसको सबसे प्रामाणिक माना जाता है। इसके अलावा यदि आपसे कोई पूछे कि बाबरनामा का फ्रेंच में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, तो बाबरनामा का फ्रेंच में अनुवाद यदि आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप नाम बताइएगा मैडम हेनरी बेबीज। बड़ा खूबसूरत नाम है, हीरोइन का नाम है, आप याद रखेंगे कि बाबरनामा का फ्रेंच में अनुवाद यदि आपसे कोई पूछे किसके द्वारा किया गया है, तो आप नाम बता देंगे मैडम हेनरी बेबीज। अगला यही बाबरनामा से एक और बढ़िया प्रश्न बन सकता है। यदि आपसे कोई पूछे कि बाबरनामा का इंग्लिश में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, तो आप नाम बताइएगा वो इमर्सन। क्या नाम बता देंगे? इमर्सन। तो ये हमने आपको प्रश्न बता दिए। सबसे पहले हमने आपको बताया कि बाबर की आत्मकथा का नाम तुजू के बाबरी या तो बाबरनामा है, जो मूल रूप से तुर्की भाषा में है। बाबर तुर्की भाषा का विद्वान है। बाबरनामा का सबसे सटीक अनुवाद या तो प्रामाणिक अनुवाद अब्दुर रहीम खान खाना के द्वारा जो किया गया है उसको माना जाता है। बाबरनामा का फ्रेंच में अनुवाद विशेष तौर पर किया गया है मैडम हेनरी बेबीज के द्वारा। और इसी बाबरनामा का यदि आपसे कोई पूछे इंग्लिश अनुवाद किस विद्वान के द्वारा किया गया है, तो आप नाम बताएंगे इमर्सन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो। अगला यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा है तो पूछा जा सकता है बाबर के सेनापति का नाम। बाबर के सेनापति का नाम, तो बाबर के सेनापति का नाम बता देंगे। एक महत्वपूर्ण इसका सेनापति रहा है जिसका नाम था बाबू मीर बाकी। और 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद इसी मीर बाकी के द्वारा बाबू 2 साल के पश्चात 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण या बाबरी मस्जिद की नींव विशेष तौर पर बाबर के इसी सेनापति मीर बाकी के द्वारा इसकी आधारशिला या तो नींव रखी गई थी। तो एग्जामिनर आपसे पूछे कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो बाबर के एक महत्वपूर्ण सेनापति हैं बाबू जिसका नाम है मीर बाकी, इसी के द्वारा करवाया गया है। कब विशेष तौर पर करवाया गया है, तो आप बताएंगे 1528 ईस्वी में। बाबरी मस्जिद का जो विवाद है काफ़ी लंबे समय तक रहा है, इसी को विशेष तौर पर अयोध्या विवाद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से वनडे का भी, यहाँ से कह लीजिए इतिहास को करंट अफेयर से जोड़ करके प्रश्न बन सकता है। आप सब इस बात को जानते होंगे कि जो
बाबरी मस्जिद का डिसीजन रहा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस डिसीजन को दिया गया नवंबर 2019 में। तो आगामी स्पेशली उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में तिथि से संबंधित परीक्षा पूछी जाती है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि बाबरी मस्जिद विवाद का जो समाधान हुआ है, आप लोगों में से कोई बताएगा? कमेंट में करके बताइए कि बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो समाधान किया गया है वो कब किया गया है और संविधान द्वारा दिए गए किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। कमेंट करके जवाब दीजिएगा। यदि आप सब जवाब देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगली वीडियो लेक्चर में इस समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। इतनी बात क्लियर है? आपको हिंट के लिए हम बता दे रहे हैं कि नवंबर महीने में विशेष तौर पर इसका विवाद का समाधान किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की जो धारा है उसको आप कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा कि किस सुप्रीम कोर्ट ने विशेष तौर पर संविधान द्वारा प्रदत्त कौन से अनुच्छेद के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोध्या मंदिर विवाद या बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान का हल निकाला है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सारी बात लिसनर को क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक की बात को अब वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद फिर बाबर से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी परीक्षा में बन सकते हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए इसके आगे देखने का प्रयास करते हैं कि बाबर से और कौन कौन महत्वपूर्ण चीजें पूछी जा सकती हैं। बाबर की मृत्यु अब हो गई है, बाबर की मृत्यु हुई 1530 में। बाबर की मृत्यु हुई कब? 1530 ईस्वी में। और बाबर की मृत्यु के पश्चात मुगल वंश का जो अगला शासक बना, चूंकि वसीयतनामा में नियम के मुताबिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया था हुमायूं को, हुमायूं विशेष तौर पर बाबर के कंप्लीट साम्राज्य में से प्राप्त करेगा दिल्ली और आगरा के क्षेत्र को, और यहीं से विशेष तौर पर मुगल सत्ता को संचालित करेगा। अन्य सभी साम्राज्य को अपने भाइयों के बीच में समान रूप से बंटवारा कर दिया था। तो यहाँ से विशेष तौर पर बाबर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपको बताने और समझाने का प्रयास किया। एक बार बाबर से कंप्लीट ओवरव्यू लेते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपसे कोई सबसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है बाबर किस वंश का था, तो बाबर मुगल वंश का था। बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। मुगल वंश दो वंशों का मिलन है विशेष तौर पर, किसका किसका? तैमूर का और चंगेज खां का। एक प्रश्न बढ़िया सा बन सकता है यदि आपसे कोई पूछे कि चंगेज खां का बाबू मूल नाम क्या था, तो चंगेज खां का मूल नाम आप बताएंगे तेमुचिन। चंगेज खां का क्या नाम बता देंगे? मूल नाम इसका तेमुचिन। चंगेज खां की तरफ से बाबर के बारे में कहा जाता है ये 14वां वंशज था और तैमूर लंग की तरफ से यह 5वां वंशज रहा। आगे चल करके बाबर से एक प्रश्न बनता है कि बाबर के पिता का नाम, तो बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा और इसकी माता का नाम है कुतलुग निगार खानम। तो इन्हीं उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार खानम से विशेष तौर पर बाबू बाबर का जन्म हुआ और इसके पिता की हत्या बड़ी कम उम्र में इनके मामाओं के द्वारा कर दी गई है। उसके पश्चात बाबर लगातार लड़ाई लड़ा है और भारत में जब इसको आमंत्रणा मिली तो भारत की आमंत्रणा को स्वीकार किया और पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ बाबर ने भारत में अपने मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव डाली थी। उसके आगे से संबंधित बाबर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हमने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने और समझाने का प्रयास किया। बाबर की बहुत सारी पत्नियों के नाम बताए, बाबर के 4 बच्चों के नाम बताए, बाबर की एक बिटिया का नाम बताया। बाबर ने एक नई प्रकार की काव्य शैली को विकसित किया था जिसे मुबैयान शैली के नाम से जाना जाता है, जो काफी हद तक मिलती जुलती है प्राचीन भारत की चंपू शैली से, जिसमें विशेष तौर पर गद्य एवं पद्य दोनों को एक साथ लिखा जाता था। बाबर की उस शैली को विशेष तौर पर मुबैयान शैली के नाम से जाना गया है। बाबर का एक सेनापति है जो विशेष तौर पर वास्तुकार भी हुआ करता था, उसका नाम है बाबू मीर बाकी। भारत में बहुत सारी चीज़ों को वास्तुकला को देने में विशेष तौर पर ऐसा उसका उल्लेख मिलता है। उसी ने विशेष तौर पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का पूरा कह लीजिए कि वास्तुकला से उसको पिरोया हुआ था और 1528 में मीर बाकी के द्वारा अयोध्या मंदिर को नष्ट करके बाबरी मस्जिद के आधारशिला को रखा गया था। और बाबर की मृत्यु के पश्चात विशेष तौर पर दिल्ली सल्तनत मुगल काल का जो अगला शासक बना उसको हम लोग बाबर के प्रथम जो उसका बड़ा बेटा है हुमायूं उसी के नाम से जानते हैं।
तो इस एपिसोड में हमने बाबू बाबर से संबंधित रिलेटेड जो भी प्रश्न रहे उसको बताने और समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों वीडियो लेक्चर बाबर के अच्छे लगे होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे विशेष तौर पर अगली कड़ी में जब मुलाकात होगी तो मुगल वंश का अगला वंशज अर्थात हुमायूं के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों ने इस चैनल को देखा, इस कंप्लीट वीडियो को देखा, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।